Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of human reproduction chapter. ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेशन अकर्स इन. जो कैपेसिटेशन होती है वो किस में होती है, इन चारों में से ये बताना है. तो भाई यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है. एक है एपिडिडाइमस, एक है वास डेफरेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और रेटे टेस्टिस. ठीक है, हमारे पास कितने हैं? चार ऑप्शन है. लेकिन देखो, अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट पूरा कंसेप्ट इससे रिलेटेड तो नहीं समझा सकती. मैं ये बता सकती हूँ अभी, लेकिन मैं आगे बताऊंगी. टेंशन वाली कोई बात नहीं है भैया. आगे मैं डिटेल में जो जो चीजें हमारे पास आएगी कि भाई कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी कौन से हैं, एक्सेसरी कौन से होते हैं, सेम विद फीमेल. ठीक है, ये सारे मैं आपको बताऊंगी. एपिडिडाइमस मेल होता है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वास डेफरेंस, रेटिटेस्टिस. तो यहाँ पे हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. देखो, कैपेसिटेशन क्या होता है? इंक्रीज इन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स विच अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. कैपेसिटेशन का मतलब होता है भाई जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है किसी भी स्पर्म की, उसका इंक्रीज होना. फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भाई कहाँ पे इंक्रीज होगी? ऑब्वियसली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होगी उसकी. जब वो ओवम के साथ जो है अपना जायगोट बनाए उसी दौरान तो इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है ज्यादा. तो कैपेसिटेशन वो होता है रिक्वायर्ड टू रेंडर स्पर्म टू फर्टिलाइज एंड oocyte. तो क्या बोला गया इसमें कि एक स्पर्म की आवश्यकता होती है एक oocyte को, यानी ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए. तो ऑब्वियसली भाई ये थोड़ा सा जो आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा इजी भी है, हालांकि आप समझ सकते हो कि भाई जब स्पर्म जो है उसकी ये पूछा गया कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कहाँ पे इंक्रीज होगी, तो भाई मेल के अंदर तो स्पर्म की कोई फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होनी नहीं, क्या फायदा है, राइट. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर oogenesis को वो करने के लिए, क्या करने के लिए जी, सॉरी, oocyte को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म की आवश्यकता होती है. तो उस दौरान जो है उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. ये तो भाई मेल के ही पार्ट हो गए तीनों, एपिडाइमस, वास डेफरेंस, रेटिटेस्टिस. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है कैपेसिटेशन की, यानी कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन द कैपेसिटेशन. अब आपको पता चल गया भाई कैपेसिटेशन का मतलब क्या है. अब ये बताना है कि उसकी वजह से चेंजेस किस में आते हैं, क्या चेंज हो जाता है. तो भाई यहाँ पे देखो, ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले ओवम नहीं भाई, फर्टिलाइजेशन से पहले कैसे ओवम में चेंज आ जाएगा, राइट. ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद भी ओवम में कोई चेंज नहीं आता. स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म में क्या चेंज आएगा? स्पर्म बिफोर. तो डी ऑप्शन करेक्ट है भाई. जो स्पर्म होता है फर्टिलाइजेशन से पहले उसमें चेंज आ जाता है. समझो, कैपेसिटेशन और एक्रोजोमल रिएक्शन दोनों जो है फर्टिलाइजेशन से पहले होती हैं भाई. एक होता है एक्रोजोमल रिएक्शन, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होती है जब मैं वो डायग्राम के साथ आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है. तो ये दोनों क्या होती है भाई, बस इतना ध्यान रखोगे अभी के लिए कि फर्टिलाइजेशन से पहले होती हैं दोनों. जो प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन का वो कब होता है? जब स्पर्म जो है वजाइना में एंटर कर जाए, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अभी बताया था. इस पीरियड के दौरान जो कोलेस्ट्रॉल की वेसिकल्स होती हैं वो एक्रोजोम में से रिमूव कर दी जाती हैं. ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? इस दौरान कोलेस्ट्रॉल की वेसिकल्स को हम एक एक्रोजोम, मतलब वो एक्रोजोम जो होता है वहां से वो रिमूव हो जाती हैं. ठीक है भाई, मुझे लगता है मैं अभी आपको थोड़ा सा जो एक्रोजोमल रिएक्शन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आगे 1% हमारे पास ऐसा ही वर्ड दोबारा है, यहाँ पे भी आपको हो सकता है कंफ्यूजन हुई हो. तो भाई जो ये ओवम होता है, ठीक है, उस साइड यहाँ पे एक जोना पेलिसोडा लेयर होती है इसके ऊपर. तो ये एक्रोजोमल रिएक्शन से क्या होता है, ये इसको एंश्योर कर देती है कि जो स्पर्म है जो आ रहा है वो इस जोना पेलिसोडा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जोना पेलिसोडा की, इसको इसके अंदर से पेनिट्रेट करके इसके ओवम के अंदर जा सके. ठीक है, फ्यूज करने के लिए, जायगोट बनाने के लिए. तो इसी को हम बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन. क्या बोला जाता है इसको? एक्रोजोमल रिएक्शन बोला जाता है. ठीक है, इतना ध्यान रखोगे अभी आप. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई. कैपेसिटेशन जो है ऐसा कोई अलग से टॉपिक नहीं है कि बहुत बड़ा है और मैं आपको अलग से समझाऊंगी. ये क्या हो गया? ठीक है, ये क्या है भाई, आपको बस थोड़ा सा एक ही मतलब ऐसी टर्म दे रखी है एनसीईआरटी में इससे भी रिलेटेड, मतलब जैसे यहाँ पे हमसे पूछा गया तो आप इसको एज इट इज याद रखना है. जो कैपेसिटेशन के क्वेश्चन आ भी रहे हैं, हालांकि समझ भी आ रहे होंगे आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे.
शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, जो शेयर्ड टर्मिनल डक्ट होती है रिप्रोडक्टिव की और यूनिनरी सिस्टम की इन द ह्यूमन मेल इज, वो कौन सी होती है? शेयर्ड मतलब एक जैसी टर्मिनल डक्ट रिप्रोडक्टिव की भी और यूनिनरी सिस्टम की जो एक ही डक्ट होती है ह्यूमन मेल में, वो कौन सी होती है, वो हमें बताना है। तो भी देखो, वैसे तो आपको पढ़ते ही यहाँ पे पता चल जाना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। खैर, यूरिथ्रा जो है करेक्ट ऑप्शन होता है। यूरिथ्रा जो है कॉमन पासेज होता है रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम दोनों का ह्यूमन मेल में, ठीक है। और अब भाई मैं इसका आपको बना के दिखा देती हूँ। ह्यूमन का मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। भाई जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसको बिल्कुल डिटेल में लेकर समझेंगे, ठीक है। जितना मैं समझा पाऊंगी आपको पूरा इंटरलिंक करके उससे रिलेटेड आसपास के जितने भी टॉपिक होते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये आ गया, तो देखो अब मैं आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग सारी चीजें बता देती हूँ भाई इसी क्वेश्चन में। ध्यान से समझना है बिल्कुल। भाई तीन में ये डिवाइडेड है। एक होते हैं भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, एक होते हैं भाई एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तीन हमारे पास होते हैं, मतलब तीन में ये स्प्लिट है। अब मैं आपको इनका इंडिविजुअली बता देती हूँ कि भाई पहले प्राइम सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब, इसमें कौन से कंक्लूडेड है, क्या उनका आगे फर्दर फंक्शन होता है वो समझो। पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले आती है भाई टेस्टीज, ठीक है। टेस्टीज का क्या काम होता है भाई? जहाँ पे फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स की, ठीक है। टेस्टीज में क्या होती है? फॉर्मेशन स्पर्म्स की। बनाकर भी दिखाऊंगी मैं भी आपको, ठीक है। और वरना भैया आप अपनी एनसीईआरटी की बुक भी साथ में खोलकर बैठ सकते हो। वहां पे जो है टेस्टिस वगैरह जो मैं बोल रही हूँ वहां पे भी आपको डायग्राम में अच्छे से डायग्राम में दे रखा है, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सेसरी डक्ट। इसमें क्या होता है? अब यहाँ पे फॉर्मेशन तो हो गई स्पर्म की, अब भाई सिर्फ फॉर्मेशन से काम थोड़ी चलेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी स्टोरेज कहाँ हो रही है वो भी तो मायने रखता है। तो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म जो है कौन करता है? असेसरी डक्ट होते हैं ये। और कौन से होते हैं असेसरी डक्ट भाई? रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, ऐसे ही सीरीज में याद रखोगे क्योंकि भाई कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बिल्कुल सीरीज में पूछा जाता है ये, ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर में। एपिडिडाइमिस एंड वास्ट एफरेंस। इसका कोई आप ट्रिक बना लो, न्यूमोनिक बना लो, ठीक है। अभी बना लेंगे एक मैं आपको मदद कर देती हूँ यहाँ पे। और वरना अगर खुद का कोई आपको ऐसा रेलिवेंट लग रहा है तो आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो। तो हाँ भाई मैं एक बना कर लाई हूँ यहाँ आपके लिए, आप इससे मदद कर मिल सकती है आपको। देखो आर से आर, वासा से वी, आर वी ने, यहाँ पे एपिडाइमिस है। तो एपी आपने सुना होगा, नाम कभी पिया हो तो, एक जो है ड्रिंक आती है मतलब पीने की, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे आरवी ने एपी को देखा। मैंने यहाँ पे वी से नहीं लिया दोबारा क्योंकि वी हम ऊपर ले चुके हैं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है आपको। तो मैंने यहाँ पे डी को अहमियत दिया था कि आपको याद रखे कि लास्ट में है वास्ट एफरेंस, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है भाई फिर आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई सेकंड नंबर पे वास्ट एफरेंशिया था या फोर्थ पे। तो मैंने इस वजह से ये बनाया कि आरवी ने एपी को देखा, ठीक है। हो सकता है भाई इससे आपको मदद मिले, वरना अपना कुछ आप बना सकते हो खुद से भी। असेसरी ग्लैंड्स में कौन सा होता है भाई? फॉर्मेशन पार्ट, एक मिनट सॉरी, फॉर्म पार्ट ऑफ जो सीमन होता है भाई अलोंग विद स्पर्म, स्पर्म के साथ सीमन भी रिलीज होता है। तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो किसके द्वारा होती है भाई? असेसरी ग्लैंड्स के द्वारा। और ये भी याद रखोगे कौन से होते हैं भाई? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरिथ्रल। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई, पूरा ओवरव्यू दे दिया। मैं अगर आपको एक तरीके से बताऊं, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पूरा ओवरव्यू दे दिया। अगर आपने ये चीजें याद रख ली और ये चीजें ध्यान में चढ़ गई आपके अभी, तो भाई चैप्टर ये जो आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से
मतलब रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आपको काफी इजी लगने वाले हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, उसका काम क्या है। एसेसरी डक्ट आपको पता होगा क्या काम करता है, क्या उसकी फंक्शनिंग है, और कौन से होते हैं ये याद रखना है। एसेसरी ग्लैंड का क्या काम है और कौन से इसके अंदर आते हैं, यानी कि 3 आते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल। तो भाई आपके लिए इजी हो जाएगा आगे जो है प्रोसीड करना। ठीक है, इसकी भी कोई ट्रिक बना लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बना दी, आरवी ने एपी को देखा, याद रखोगे भाई आरवी ने एपी को देखा, काफी इजी है मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या बना सकते हैं हम, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल। यहाँ पे मतलब ऐसे कोई सीरीज की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बल्बो यूरिथ्रल और प्रोस्टेट से क्या बना सकते हैं भाई, बीपी। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर, बीपी। यहाँ पे ऐसे क्या लेंगे भाई, बीपी हो गया स्लो, ब्लड प्रेशर हो गया स्लो, मतलब कुछ भी बना सकते हैं भाई, ऐसा लॉजिक मत ढूंढने लग जाना अब इसमें कि क्या है। बीपी हो गया स्लो, बी से बल्बोरिथ्रल, पी से प्रोस्टेट ग्लैंड, और एस से यहाँ पे क्या आएगा, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, बीपी हो गया स्लो, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो, आपके ऊपर है किस प्रकार से याद रखना चाहोगे इनको। अब भाई मैं आपको एक पीनस का डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी विचित्र है तो ये कवरिंग बना रही हूँ भाई मैं इसकी। ठीक है, ऊपर से अब देखो, ये जो होता है भाई यूरिथ्रा, जो मैंने आपको बताया था क्या, हाँ इसी के बारे में हम बात करते हैं। यूरिथ्रा क्या है भाई, कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, यूरिन यानी ये यूरिनरी सिस्टम का भी, यूरिन को पास करने के लिए भी, और रिप्रोडक्टिव जहां से स्पर्म भी रिलीज होता है, जैकुलेट होता है। ठीक है, ये होती है शाफ्ट भाई, एक ऊपर जो है एक लूजली ये अंदर वाली होती है भाई शाफ्ट, जो ये आपको ये रेड वाली, ठीक है, जो कि इसके पीछे अब छुप गई है, ये होती है भाई शाफ्ट। ठीक है, जो इस लेयर को बोलते हैं हम शाफ्ट। और जो ये होती है भाई, इसको बोला जाता है क्या, फोर स्क्रीन। ये एक लूजली मतलब एक काफी लूज सी स्किन होती है पिनस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फोर स्क्रीन। ठीक है, ये होता है भाई नीचे वाला पार्ट, ग्लांस पिनस। ठीक है, और ये होती है भाई यूरिथ्रल मीटस, इसको बोला जाता है क्या, यूरिथ्रल मीटस बोला जाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब भाई मैं जैसे कि एक आध एक्स्ट्रा बातें यहीं पे बता रही हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या होता है ये समझो। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है भाई फॉर्मेशन, किसकी, स्पर्म में। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं भाई, उसके अंदर जो है फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली फंक्शन बता रही हूँ आपको सबके। एपिडिडाइमस की अगर मैं बात करूँ, पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे देख पा रहे हो, एक मिनट रुको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में हमारे पास ये आप टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, पोस्टीरियर बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, याद रखोगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है। एपिडिडाइमिस की बात करेंगे, क्या होता है इसमें, देखो भाई जो मैच्योरेशन होती है या मोटिलिटी स्पर्म की, मोटिलिटी का मतलब होता है जो मूवमेंट होती है स्पर्म की, मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म कहाँ पे होती है भाई, एपिडिडाइमस में होती है। ठीक है, एपिडिडाइमस में ही स्टोरेज होती है किसकी, स्पर्म की। स्पर्म कहाँ पे स्टोर होता है भाई, एपिडिडाइमस में। याद रखो, जो पॉइंट मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ भाई, इतना मतलब इसी प्रकार से आपको इतना ही याद रखना है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अभी मैं आगे आपको करके भी दिखा दूंगी। एपिडिडाइमस में क्या होता है भाई, मैच्योरेशन होती है और मोटिलिटी स्पर्म की एपिडिडाइमस में। ठीक है, उसकी वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, एपिडिडाइमिस। स्टोरेज कहाँ पे होगी, फॉर्मेशन तो हो गई भाई टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, फॉर्मेशन हो चुकी स्पर्म की, अब स्टोरेज एपिडिडाइमिस में। ठीक है, और डेथ भी कहाँ पे होती है स्पर्म की भाई, ऐसा थोड़ी है स्पर्म आजीवन जो है जीते रहते हैं। तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स के फॉर्मेशन होती है, डेथ होती है स्पर्म की। अगर वो इजैकुलेट नहीं होते तो डेथ हो जाती है स्पर्म की। अदरवाइज तो ह्यूमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन में उसकी बॉडी में
क्या पता कितना स्पर्म जो है आजीवन फॉर्मेशन होगी उसकी। तो अगर वो इजैकुलेट नहीं हो पाता, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक इजैकुलेट नहीं हो रहा है वजाइना में वो, तो वहां पे डेथ हो जाती है स्पर्म की एपिडिडाइमिस में। कहाँ पे होती है? एपिडिडाइमिस में। देखो स्टोरेज कहाँ होगी? एपिडिडाइमिस में। डेथ कहाँ होगी? एपिडिडाइमिस में। मैचुरेशन और मोटिलिटी स्पर्म की एपिडिडाइमिस में, और फॉर्मेशन क्या बताई थी मैंने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूंगी किसकी? सेमिनल वेसिकल। भाई इसमें जो है एक सबसे अहम जो कंपोनेंट याद रखना है, फ्रक्टोस याद रखोगे आप। सेमिनल वेसिकल जो है फ्रक्टोस की मतलब वहां पे इसको ये क्या करती है? कंसिस्ट करती है फ्रक्टोस को। इसमें क्या होता है भाई? जो सीमन, मैंने आपको बताया सीमन की जो प्रोडक्शन होती है, मतलब सीमन जो होता है उसमें क्या होता है भाई? 10% तो स्पर्म का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कंपोजिशन होता है, और 60% किसका? फ्रक्टोस। ये सेमिनल वेसिकल जो मेरे पास है, ठीक है, 60% ये होता है सेमिनल वेसिकल में। तो यहाँ पे जो है सीमन का भी कंपोजिशन थोड़ा सा आप याद रखोगे। नेक्स्ट है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड। भाई प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है? कैल्शियम और फोस्फेट के जो आयंस है ये कंसिस्ट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और कलर और स्मेल, भाई जो सीमन होता है उसकी कलर या फिर स्मेल किसकी वजह से निर्धारित होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, पीएच कैसा होता है सीमन का? वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ध्यान में रखता है। पीएच ऑफ सीमन कैसा होता है भाई? अल्कलाइन होता है, ना एसिडिक होता ना बेसिक होता, मीडियम होता है। ठीक है, और ये बल्बो यूरिथ्रल, हाँ बल्बो यूरिथ्रल हमारे पास एक ग्लैंड रह गया, बल्बो यूरिथ्रल। इसका क्या काम भाई? एक की छोटा सा मतलब इसकी लाइन है जो आपको याद रख लेनी है, म्यूकस फॉर ल्यूब्रिसेशन। म्यूकस कंसिस्ट करता है भाई ये ल्यूब्रिसेशन के लिए। और ल्यूब्रिसेशन का मतलब भाई आपको पता होगा, फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, एक मतलब जो दो जो ऑब्जेक्ट या सरफेस कुछ भी होता है साइड बाय साइड फ्रिक्शन से वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ल्यूब्रिसेशन। तो भाई ये पूरा जो था मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग काफी सारी बेसिक बातें भी मैंने आपको बता दी है। ये यहाँ पे मैंने इसकी नॉलेज आपको दे दी है। इसी से मतलब थोड़े बहुत जो भी हमारे पास क्वेश्चन आगे आएंगे सोल्व हो जाएंगे। तो भाई अब बात करते हैं अब यूरिथ्रा। ठीक है, जो मैंने आपको बना के दिखा दिया यूरिथ्रा, ये यहाँ पे था जो कि, ठीक है, बाकी आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक को भी खोलकर देख सकते हो। यूरिथ्रा जो होता है कॉमन होता है, मैं आपको और मैंने आपको यूरिथ्रा आपको पता है क्या होता है। ठीक है, वास एफरेंशिया बता दिया, वास डिफरेंस बता दिया। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई इसमें। देखो यूरिथ्रा एक ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर को टू द जेनाइटल्स फॉर द रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। ओके ठीक है, मैंने बना के दिखा दिया। यूरिथ्रा जो है ट्रेवल करती है पीनस के थ्रू और कैरी करती है सीमन एज वेल एज यूरिन। हम समझ चुके हैं भाई ये। लेडिक सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रीटरी सोर्स ऑफ। लेडिक सेल जो ह्यूमन के मेल मतलब बेसिकली मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। जो लेडिक सेल्स फाउंड होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो सिक्रेटरी सोर्स होते हैं किसके? इन चारों में से किसके सिक्रेटरी सोर्स है भाई? प्रोजेस्टेरोन इज अ हार्मोन। इंटेस्टिनल म्यूकस, तो भाई जो म्यूकस होता है इसका क्या पार्ट होगा? ग्लूकागोन भी, ग्लूकागोन एक हार्मोन होता है, दोनों ये हार्मोन है। एंड्रोजन्स, तो भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एंड्रोजन। क्यों होता है भाई? क्योंकि ये हार्मोन है, दो तो हार्मोन हो गए बिल्कुल कनेक्ट वो हो गए। ये एक इंटेस्टिनल म्यूकस, ये तो म्यूकस हो गया, ये कैसे सिक्रेटरी सोर्स हो सकता है? तो एंड्रोजन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो लेडिक सेल्स जो कि टेस्टिस में पाया जाता है, ठीक है, मतलब इन टेस्टिस जहां पे मतलब विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो मैंने बताए थे उनके बीच में जो लेडिक सेल्स होता है जो सिक्रीट करता है एंड्रोजन को या फिर मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम क्या होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, स्पर्म की जो कैपेसिटेशन होती है वो उसका क्या मतलब हो रहा है? फर्स्ट टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्पर्मेटोजोआ मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर टू हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड फर्टिलाइज। ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन में कि भाई के पेनिट्रेशन करना जोना पेलिसोडा लेयर के अंदर से मतलब स्पर्म और ओवम, ताकि एक दूसरे मतलब वो एक साथ आकर जाइगोट बना सके, आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन हो सके। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में ही थोड़ी सी बताई थी। ठीक है, भाई मुझे लगता है कि अभी
थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास टॉपिक वगैरह आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, एंड्रोजन वगैरह, तो मैं आपको ये सारा एक बार और मतलब क्लियर कर देती हूँ इससे रिगार्डिंग। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वही एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में क्या होता है भाई, गैमेट की फॉर्मेशन होगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, और हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती है, यानी कि जैसे कि टेस्टिस वगैरह में होती है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राइमरी से रिलेटेड आप आगे समझो। ये मैं अगेन यहाँ पे भाई एक डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, मेल का रिगार्डिंग टेस्टिस का एक डायग्राम है, ये देखना। और मैं अगेन कह रही हूँ भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी सी जो है विचित्र है। देखो भाई अब मैं इसकी लेबलिंग करके बता रही हूँ आपको। देखो ये ऊपर वाली होती है पूरी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, आप जानते ही होंगे। नीचे भाई यहाँ पे ये होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने आपको अभी पीछे एक बताया था जहाँ पे फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, वो ये होती है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं, जो कि 1 2 3 होती है नंबर में, 1 से 3 होती हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या होता है भाई, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, इसके अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि कितने होते हैं 250। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो ये लेयर आपको दिख रही है इसको बोला जाता है क्रीमेस्टर। क्या बोल जाता है, क्रीमेस्टर बोल जाता है। स्केल्टल मसल होती है ये, स्केल्टल मसल एक होती है ये। ठीक है, जो कि मूवमेंट अलाउ करती है थोड़ी बहुत। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली जो होगी, ये वाली जो होती है इसको बोला जाता है क्या, डार्टस। बाहर वाली क्रीमेस्टर थी, ये डार्टस होती है, स्मूथ मसल होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और मतलब अपना उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को स्टिमुलेट करती है ये स्मूथ मसल मसल डार्टस। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये ऊपर, इसको बोला जाता है क्या, इनग्विनल कैनल। ठीक है, और ये एब्डोमिनल कैविटी थी। ठीक है, ये पूरा जो है मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है टेस्टिस का। यहाँ पे आगे मैं डिस्कस करूंगी भाई अब टेस्टिकुलर लोब्यूल की। देख लो ध्यान से, जो मैंने यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाई है टेस्टिस के अंदर, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इसका मैं आपको एक डिटेल में डायग्राम बताने वाली हूँ। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं भाई, क्योंकि फिर स्पेस इतना भी नहीं है हमारे पास।
ये वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे। देखो भाई, ये जो मैंने अभी बनाए हैं इसको बोला जाता है क्या, ये होते हैं सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और भाई ये टाइट जंक्शन, बीच में इनको ये क्या होंगे भाई, ऑब्वियसली टाइट जंक्शन होता है ये। ठीक है, ये सेमनीफेरस, ये यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं भाई आपको, जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं भाई, एंड्रोजन, मतलब एंड्रोजन ये रिलीज करते हैं। यहाँ पे देखो, मतलब ये मैं स्टार से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, एंड्रोजन, दैट इज कौन सा हार्मोन भाई, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और भाई लेडी का दूसरा नाम भाई इंटरस्टिशियल सेल्स भी होता है। कभी आगे क्वेश्चन में इंटरस्टिशियल सेल्स हो और आप कंफ्यूज हो जाओ, लेडी का ही दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पे ऐसे मतलब ये इसके अंदर ही होती हैं, क्या होती है भाई, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सस्टेनिकुलर सेल्स। ठीक है, सर्टोली, नर्स या सस्टेनिकुलर सेल्स, तीनों जो है इसको हम बोल सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया मैंने आपको बता दिया। तो ये देखो, ये जब है ना जो एंड्रोजन ने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन, जब ये ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में, तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, हैवी वॉइस होना, मतलब जो भी प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस एक मेल में देखने को मिलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल का, जो कि कितने नंबर होते हैं, 250, जिसके अंदर भाई एंड्रोजन, लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल रिलीज करता है एंड्रोजन, फिर वो टेस्टोस्टेरोन, जो जिसके बेस पे हमारा क्वेश्चन भी था अभी जो हम कर रहे थे। उसके बाद भाई मैं बताऊं, जो LH होता है या फिर ICSH, मतलब ये एक ही बात है। LH का मतलब लेडिक हार्मोन, लेडिक नहीं सॉरी, अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल कौन सा था, लेडिक सेल। ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये लेडिक सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जो आगे फर्दर एंड्रोजन को रिलीज करता है, स्टिमुलेट मतलब सिंथेसिस करता है एंड्रोजन, किसे रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन को, जो कि एक मेल हार्मोन है। ठीक है, और भाई एक डायग्राम और है यहाँ पे, आप अपने एनसीईआरटी के बुक को साथ में खोल के बैठो, मैं वहीं से आपको ये चीज बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कि यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे है, आपको देखो सबसे पहले वहां पे यूरिनरी ब्लैडर दिख गया होगा। ठीक है, उससे अटैच क्या होती है, यूरिटर होती है, जो टेस्टिस के पास जाके जुड़ती है। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ भाई, और मुझे लगता है मेरे को थोड़ा सा बना ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन रहेगी आपको भी कि मैं क्या बोल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, बना के देख लेंगे थोड़ा सा इसको भी, भले मेरी ड्राइंग कितनी भी। भाई ये यूरिनरी ब्लैडर है। और भाई मैं इसलिए कह रही हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी के बुक को साथ में खोल के बैठेंगे तो ये थोड़ा बहुत, अगर आपको ये समझ ना भी आए मेरा डायग्राम, तो वहां से आप पकड़ पाओगे चीजों को। ठीक है, तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी के बुक के साथ बैठ जाएं।
देखो भाई थोड़ा सा मैं अब लेबलिंग करके बताऊंगी तब थोड़ा सा शायद समझ आए। ये होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये मैंने अभी पीछे बताया था भाई। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 250 जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, लोब होते हैं। उसके बाद आती है भाई ये जो आपको दिख रही है ऐसे राउंड राउंड मैंने कर रखा है, ये होती है भाई ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टिस को हम बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबुली रेक्टिस का नाम होता है। उसके बाद देखो भाई जो ये अंदर मैंने ये राउंड राउंड बनाए हैं, सबसे पहला रेटेटेस्टिस। ये इसको ही बताने के लिए भाई ये जो सीरीज मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि वो याद रखनी है, वो सीरीज भाई मैंने यहाँ पे बताने के लिए पूरा डायग्राम यहाँ पे बनाया है, वरना जो है इसके बारे में से कोई खास जरूरत भी नहीं थी। ये है रेटेटेस्टिस, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे भाई हमारे पास होते हैं ये जो ऐसे मैंने स्ट्रेट से ये बनाए हैं, ये होता है क्या, वासा एफ्रेंशिया, इसको बोला जाता है वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। उसके बाद जो ये हो गई, ये हमारे पास आते हैं तीसरे नंबर पे एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस देख पा रहे हो आप, तीनों एक साथ है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आया, रेटिटेस्टिस, फिर ये जो स्टेटमेंट लाइन बनाई है ये वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस हो गया, ठीक है। एपिडिडाइमस का क्या काम है मैंने बताया था आपको, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होती है किसकी, स्पर्म की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये दिस सॉर्ट ऑफ, ये होते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर भाई कई जगह आपको कॉपर्स ग्लैंड लिखा भी दिख सकता है, तो आप समझ जाएं कि वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात हो रही है। ये होती है भाई क्या, यूरिटर, जो आप जानते हो, ठीक है, तो इजी है। यहाँ पे ये होती है भाई सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, देखो जो नाम मैंने आपको वहां पे बताए थे, जो ओवरव्यू मैंने दिया था, सारे नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ बनाकर। ये होता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये जो लाइन ये जो होती है भाई जो स्पर्म से इससे जुड़ी है, क्या है ये अपना टेस्टिस, तो ये क्या होती है, वास डेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं भाई, वास डेफरेंस, जो 4th नंबर पे थी, ये हो गई वास डेफरेंस, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी यहीं से तो भाई फिर स्पर्म जो है इजैकुलेट होता है फर्दर, ठीक है, वजाइना में। इजैकुलेटरी डक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं, एक जो टॉप यहीं पे हमारे पास होता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, नीचे की साइड जो है क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहीं पे होता है, इजैकुलेटरी और डक्ट हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो एक मिनट भाई ये कहाँ चला गया, ठीक है। ये पूरा जो है डायग्राम होता है एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जो मैंने बताया चारों स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, चारों के फंक्शन मैंने आपको बता ही दिए थे स्टार्टिंग में, तो वो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने अलग से टेस्टिकुलर लोब्यूल पूरा बना के दिखा दिया है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ भाई अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप कंफ्यूज नहीं होने वाले, इजीली आप थोड़ा सा कर पाओगे उनको सोल्व। तो अब आपको ये पता इस क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया होगा कि एंड्रोजन क्यों है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये एंड्रोजन को जो है जस्टिफाई करने के लिए इस आंसर को मैंने ये पूरा जो है आपको बना के दिखा दिया है। अब भाई नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, 5th क्वेश्चन की। क्या दे रखा है, इफ फॉर सम रीजन, किसी भी रीजन के कारण जो वासा एफ्रेंशिया भाई जो मैंने अभी बना के दिखाया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ब्लॉक हो जाए भाई, तो गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो गैमेट जो है किसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ये बताना भी करेक्ट ऑप्शन। टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू वास डेफरेंस, ओवर, भाई हमारे पास फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। ये सीरीज आपको याद रखनी है जो मैंने बताई थी। देखो अगर वासा एफरेंशिया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लॉक हो जाए तो गैमिट ट्रांसपोर्ट नहीं होते टेस्टिस से एपिडिडाइमिस की तरफ, ठीक है, कभी भी वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। क्या सीरीज बताई थी मैंने आपको भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वासा, वो हमारे पास क्या था, रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस के बाद क्या था, वासा एफरेंशिया, राइट। फिर हमारे पास क्या था, एपिडिडाइमिस, और उसके बाद मेरे पास क्या था लास्ट में अपना ये वास डेफरेंस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, वासा एफरेंशिया अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लॉक हो जाए, वासा एफरेंशिया ब्लॉक हो गई तो भाई टेस्टिस से एपिडिडाइमिस ही तो होगा। और सीरीज याद रखनी है, क्या बताया था मैंने, आरवी ने एपी को देखा, राइट। तो यहाँ पे वी वासा एफरेंशिया ब्लॉक हो गई भाई, तो यहाँ पे टेस्टीज से जो एपिडिडाइमस आ रहा है उसके पास ही तो ये वो नहीं हो पाएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई मैंने इसी वजह से बोला था कि ये जो सीरीज है, सीरीज में ही आपको याद रखना है। मैंने इस ट्रिक के जरिए आपको यही समझाने की कोशिश की थी, क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। ये तो भाई मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि सीरीज में ओवरी यूट्रस है ही कहाँ, वो जाए यूट्रस नहीं है भाई, ये भी गलत हो गया। एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, वासा एफरेंशिया ब्लॉक हुई तो उस सीरीज से आपको याद रखना है।
और भाई शायद मैंने आपको बताया भी था, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो सेमिनल वेसिकल होती है वो एक विस्किसियस फ्रक्टोस रिच फ्लूइड बनाती है, जिसमें 65 to 70% सीमन का बेस होता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल की बात हो रही है। जो व्हाइट कलर होता है सीमन का, वो किसकी वजह से होता है भाई? सिक्रेशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि कंटेन करती है एंजाइम जैसे लिपिड्स होगा, बी सिट्रिक एसिड, एसिड फोस्फेटेज, ये मैंने बताई थी दोनों चीजें आपको, राइट। तो ये क्या फॉर्म करती है भाई? 25 से 30% जो है सीमन का बेस कौन फॉर्म करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। एट ईच इजैकुलेशन, मतलब हर एक इजैकुलेशन के दौरान अराउंड 200 से 500 मिलियन स्पर्म भाई रिलीज किए जाते हैं स्पर्म के द्वारा, उसके टेस्टिस के द्वारा। ये क्या फॉर्म करती है? अबाउट 2 से 5% सीमन का कंपोजिशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट जो टेस्टिस होती है ह्यूमन में, आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ऑब्वियसली भी आपको पता होगा, टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होती है। एक पाउच जिसका नाम होता है स्क्रोटम, जो ये जो टेस्टिस है, ये जो इसको बोलते हैं भाई स्क्रोटम। ठीक है, यही वो पाउच होता है स्क्रोटम। तो द पर्पज सर्व्ड इज फॉर, एनसीईआरटी की लाइन है भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है इस क्वेश्चन के ऊपर, ऐसा कुछ समझाने। देखो, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे कम जो है इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। कंप्रेशन बाय द विस्करल नहीं, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडाइमिस, ग्रोथ का प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग मेल सेक्स, ये भी गलत है। टेस्टिस प्रेजेंट होती है स्क्रोटम में, जो मेंटेन करती है स्क्रोटल टेम्परेचर बिलो कितना भाई, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। एनसीईआरटी की लाइन है भाई। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स, मैंने ये आपको बता दिया था क्या होती है, कहाँ पे बना के भी दिखाई थी। तो ओवरीज और सिक्रेट, ओवरीज का तो जिक्र ही नहीं हुआ भाई, ओवरीज में होते नहीं, ये तो फीमेल हो गया, फीमेल का। सबसे पहले तो अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आ गया, ये पता चल रहा है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता है, फीमेल ये होता है, तो भाई एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए अभी तक जो चैप्टर हम कर रहे हैं। तो ओवरीज तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सर्टोली तो मेल का हिस्सा है। एड्रिनल कोर्टेक्स एंड सिक्रेट बिल्कुल गलत भाई। एड्रिनल कोर्टेक्स ये तो हार्मोन्स हो, ये तो हार्मोन की बात हो गई ना। ठीक है, गलत है ये। ठीक है, एड्रेनलिन और एक और होता है एड्रेनल कोर्टेक्स, दूसरा एक हार्मोन होता है नोर एड्रेनलिन। ये दोनों भाई इमरजेंसी या स्ट्रेस हार्मोन इनको बोला जाता है, जो स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होते हैं। ठीक है, ये हम जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर कर चुके हैं, वहां पे मैंने बताया था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, तो ये करेक्ट ऑप्शन है भाई। सर्टोली सेल क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को, मैंने आपको बताया था, बनाकर दिखाया था। पेनक्रियाज एंड सीक्रेट कोलिकोसाइटोकाइनिन, ये गलत है भाई, पेनक्रियाज वाला ये गलत है, ये हार्मोन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा? सी आएगा। देखो भाई, सर्टोली सेल्स जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? जो वॉल्स होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, टेस्टिस की। ठीक है, ये एंकर करती है और प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, जो डेवलपिंग जर्म सेल होते हैं भाई उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, स्पेशली क्या? स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस मैं आपको समझाने वाली हूँ आगे, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें मैं आपको ये टर्म क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और भाई मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी और जो है बेसिक बात बताना चाहूंगी वासा फ्रेंशिया के बारे में। हालांकि शायद ये मैं अभी बता के आ चुकी हूँ आपको, लेकिन एक बार फिर से सुन लो ताकि आगे पीवाईक्यू कोई भी आए तो दोबारा कंफ्यूजन ना हो। वासा फ्रेंशिया का क्या काम होता है भाई? जो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पर्म का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां तक भाई? रेटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। ठीक है, एपिडिडाइमस तक इसका क्या करता है भाई? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन? वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, जो मैं वहां पे बना के आपको मैंने दिखाया था, एक वहां पे स्केलेटन मसल थी, दूसरी स्मूथ मसल थी, तो उस स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इसेंशियल रोल, और क्या रोल होता है भाई इसका? जो ल्यूमिनल फ्लूइड होता है उसके रीएब्जॉर्प्शन में भी ये अपना इसेंशियल रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कंसंट्रेशन जो होती है स्पर्म की वो इंक्रीज करती है, इंक्रीज हो जाती है जैसे ही वो एपिडाइमिस में एंटर करती है। ठीक है, तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ मैंने अभी तक जो 7 क्वेश्चन आपको बताए काफी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ आ भी रहे होंगे। वासा एफ्रेंशिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, वासा फ्रेंशिया डक्ट्यूल्स होती हैं, कहां से लीड करती है, मतलब कहां से इनका ओरिजिन होता है भाई? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नहीं, मैंने आपको वासा फ्रेंशिया बताया था। रेटे टेस्टिस टू वासा डेफरेंस, वास डेफरेंस। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, जो मैंने आपको सीरीज बताई थी इसलिए बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी। वासा फ्रेंशिया डक्टलेस होती है, डक्ट्यूल्स नहीं होती भाई, डक्टलेस ही है ये, डक्टलेस होती है, लीडिंग फ्रॉम रेटे टेस्टिस टू वास डेफरेंस। ठीक है,
रेटिक टेस्टिस जो होती है एक एनास्टोमोइजिंग नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, जो कि जो टेस्टिकल्स का हाइलम होता है वहां पे लोकेटेड होता है, जो स्पर्म को कैरी करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा एफरेंशिया तक। ठीक है, अगर भाई मैं टेम्परेचर की बात करूं टेस्टिस की, तो वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? स्क्रोटम के द्वारा, जो मैंने आपको बताया था। और हीट एक्सचेंज जो होता है वो किसके बीच में होता है? जो ब्लड फ्लो कर रहा है टेस्टिस में, किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू इन द स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, एंड दैट फ्लोइंग आउट, और जो टेस्टिस के बाहर फ्लो कर रहा है विंस के थ्रू स्पर्मेटिक कोड में, उन दोनों के बीच जो है क्या होता है? हीट का एक्सचेंज होता है। इसकी वजह से क्या होता है भाई? प्री कूलिंग होती है ब्लड की। जो पहले एंटर, मतलब जो टेस्टिस में एंटर करने से पहले जो है वो ब्लड प्री कूल हो जाता है, मतलब कूल हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। ऑल्दो जो प्री कूलिंग मैकेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट कर सकता है टेस्टिकुलर के टेम्परेचर को एक एक्सटेंट तक, मतलब एक लिमिट तक, कि भाई इसको क्या कर सकता है वो मतलब रेगुलेट कर सकता है। अगर एक्सट्रीम हीट की कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो उसमें जो स्क्रोटम का नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म है वो भाई इनसफिशिएंट हो जाता है, मतलब वो कम पड़ जाता है। प्रिवेंट करने के लिए एक राइज, मतलब प्रिवेंट अ राइज इन टेस्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो इंक्रीज टेस्टिकुलर टेम्परेचर है वो किससे अफेक्ट कर सकता है भाई? क्वालिटी और क्वांटिटी स्पर्म को। तो हमेशा मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्यों था, जो हम बात कर रहे थे कि भाई क्यों एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं टेस्टिस वगैरह, क्योंकि इनको भाई अपना टेम्परेचर जो है नॉर्मल से कम रखना होता है। ठीक है, कम रेगुलेट करना होता है। ठीक है, तो इस वजह से भाई वहां पे टेम्परेचर कितना माइनस, मतलब वो 2 पॉइंट समथिंग मैंने डिग्री सेल्सियस आपको बताया था, उसको मेंटेन रखने के लिए। ठीक है भाई, तो काफी जो है डिटेल में हम बातें कर चुके हैं। अब 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, जिसके बारे में आपको बता चुकी इन ह्यूमन मेल्स में वो रिच होता है इन, रिच इन, तो भाई आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रक्टोस बता दिया था आपको, राइट? मैंने फ्रक्टोस बताया था कि इसमें इस एनरिच्ड होता है सेमिनल प्लाज्मा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको जहां फ्रक्टोस दिख जाए, फ्रक्टोस आपको ए में ही दिख रहा था और किसी में फ्रक्टोस था नहीं था, तो भाई अगर आपको इतना भी याद रहता तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, फ्रक्टोस और कैल्शियम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमन मिल्स में वो रिच होता है फ्रक्टोस में, कैल्शियम में, और कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। ये एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं किसके? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्पर्म के, और नरिश और एक्टिवेट करते हैं किसको? स्पर्म्स को। ठीक है, फ्रक्टोस का ये काम होता है। ग्लूकोज, कैल्शियम, ग्लूकोज नहीं होता भाई। डीएनए और टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होता सेमिनल प्लाज्मा, कोई काम नहीं होता। ये तो भाई वो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के द्वारा तब रिलीज होते हैं। राइबोज नहीं भाई, पोटेशियम नहीं। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन, वही क्वेश्चन आ गया भाई फिर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात, यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे कहीं फ्रक्टोज दिखाई तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देना था ऑप्शन आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम, ये भी गलत है भाई। कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, कैल्शियम, फ्रक्टोज और कैल्शियम तो होते हैं, लेकिन बट नो एंजाइम्स नहीं, एंजाइम भी होते हैं। फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, कैल्शियम तो अच्छा खासा होता है। फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे भाई, जो ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा होता है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है प्रोटीन्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, पेप्टाइड्स का, और भाई ग्लाइकोपेप्टाइड्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये सीक्रेट होते हैं बाय ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जो कंपोनेंट होगा इस फ्लूइड का, उसके वो हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन द सुप्रेशन, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस करने के लिए, मतलब इम्प्लीकेटेड है ये। ठीक है, और सेमिनल प्लाज्मा ह्यूमन में रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स। ये लाइन याद रखोगे। सेमिनल प्लाज्मा का मैं आपको बता देती हूँ, जब भी क्वेश्चन आएगा बस ये पूछेंगे कि एनरिच्ड किस में है वो, ये आपको याद रखना है। गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ portion of human male reproductive system, select the correct set of names of the parts labeled A, B, C and D। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये एक डायग्राम दे रखा है कि ABCD, ये मैंने आपको बना के दिखाया था भाई, आपको बताना चाहिए ये बिल्कुल ये क्या है। और देखो मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये पता हो कि जो ABCD, मतलब इनमें से कोई एक पता होना, ये मैच पता है कैसे करने होते हैं। आप यहाँ पे देख लोगे कि कोई ऐसा और देख लो कि भाई यहाँ पे अगर बी आपको पता है कि करेक्ट ये वाला है, तो इनमें से सबसे पहले आप बी देख लो, आपको जो जिसमें आप श्योर हो आप उसको चेक करोगे, आपको वो मिल गया। हो सकता है एक दो में वो बिल्कुल ना मिले, तो वो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। दो में आपको मिल रहा है, फिर आप कोई एक और देख लो, उससे आप मतलब काइंड ऑफ इस कंडीशन, मतलब ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ये आपको पता है। जैसे कि ये मैंने आपको बना के दिखाई थी, ये क्या होती है? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस थी ये, राइट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये क्या थी? यहाँ पे प्रोस्टेट थी, नहीं सॉरी, यहाँ पे सेमिनल थी। ठीक है, यहाँ पे पहले सेमिनल थी, यहाँ पे जो ये हमारे पास है ये थी सेमिनल।
ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी सेमिनल वेसिकल, ये वास्ट रेफरेंस में सेमिनल वेसिकल हो गई। सी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट, और डी क्या होता है, बल्बो यूरिथ्रल। हाँ ठीक है, प्रोस्टेट। तो भाई ये डायग्राम है, जो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको डायग्राम को जो है, जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से याद रख के जाने हैं, याद करके जाने हैं। ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया, ग्रे क्रिसेंट कौन सा एरिया होता है भाई, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, गलत। जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ, बिल्कुल ये करेक्ट होता है भाई। ग्रे क्रिसेंट के बारे में एनिमल पोल, वेजिटल पोल गलत है। देखो अगर मैं बात करूं ऑन द सरफेस ऑफ एग, मतलब एग के सरफेस के ऊपर जो अपोजिट होता है पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री से, मतलब अपोजिट होता है ये, जहां पे मतलब स्पर्म एंटर करता है ना, उससे अपोजिट सरफेस होता है ये। जो पेरिफेरल एरिया होता है एग का, वो क्या होता है भाई, लाइटर होता है कलर में, ठीक है, और अज्यूम कर लेता है ग्रे अपीयरेंस को, ठीक है। तो इस एरिया, ये जो एरिया है ये क्रीसेंट्रिक हो जाता है शेप में, और इसको हम बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट। तो ये आपको याद रखा है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप इस पीवाईक्यू को अपने दिमाग में याद रखें, मतलब ऐसा ही आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन। लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लेडिक सेल्स आर, लेडिक सेल भाई मैंने बताया था लेडिक सेल के बारे में, ठीक है, आपको मतलब क्या बताया था मैंने, टेस्ट। ओवरी तो बिल्कुल गलत हो गया भाई, लीवर में क्यों नहीं, लीवर का कोई, पेनक्रियास गलत है। अगर भाई आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो या तो आप ओवरी की तरफ जाते या टेस्टिस की तरफ जाते। अब आपको ये पता होता लेडिक सेल्स तो मेल का पार्ट है, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इतना भी डिफरेंशिएट करना आ गया कि भाई मेल और फीमेल के क्या क्या, कौन से अलग अलग इनके वो हैं, अपने पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, तो भाई आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरी आप समझ जाते, तो फीमेल की बात करिए, ये मेल का पूछ रहा है, तो हम फीमेल कैसे कर सकते हैं भाई, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन से जो रिलीज होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, मैंने बना के भी दिखाया था डायग्राम, आपको याद हो तो। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस बतानी है स्पर्म फॉर्मेशन की, करेक्ट सीक्वेंस भाई क्या है। अब मुझे लगता है, मुझे जो वो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो अभी आपको समझा देना चाहिए। तो भाई आप ध्यान से सुनो, मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझा रही हूँ, ठीक है। उससे फिर मतलब ये ऑर्डर भी आपको इजी हो जाएगा याद करना, और इसका भी ऑर्डर ही याद करेंगे, ठीक है, ऑर्डर ही याद करना होगा आपको, इसका भी ऐसे ऑर्डर में ही पूछा जाता है, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस, भाई स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई आप सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, स्पर्मेटोगोनियम होता है भाई, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, 2n जिसकी प्लोइडी होती है, माइटोसिस अंडरगो करता है, माइटोसिस अंडरगो करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट जिसके प्लोइडी भी कितनी होती है भाई, 2n ही होती है, ठीक है, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यानी कि ये जो ऐसे एक ये बन गया, ये मियोसिस करेगा, मियोसिस वन अंडरगो करेगा, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन दो में ये स्प्लिट होगा, जिनकी दोनों की प्लोइडी एन एन है। दोनों मियोसिस 2 को क्या करेंगे, अंडरगो करेंगे, दो में ये फिर डिवाइड होगा, क्योंकि रिडक्शनल ये एन और ये एन, यानी कि क्या हुआ, मियोसिस 1 हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने जिसकी प्लोइडी एन थी। उसके बाद मियोसिस सेकेंड हुई, ये जो ये हमारे पास ये अंडरगो हुई, तो इससे क्या बने, स्पर्मेटिड्स, भाई स्पर्मेटिड्स बने इससे, जिसकी प्लोइडी भी क्या थी, एन थी। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि एन, स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गए। तो भाई आप देखो, एक इजैकुलेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, मैंने ये बात आपको बताई थी, ठीक है। और देखो मैं अब आपको यहाँ पे एक उसका स्पर्म का डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमें मिल सकता है, क्योंकि आगे
देखो भाई बहुत इजी है, देखो ये होता है हेड, ठीक है, जो एंटर करता है, ये होता है भाई एक्रोसोम जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, पेनिट्रेशन में जो मदद करता है। ये यहाँ पे होता है इसका न्यूक्लियस, ये होती है नेक, ठीक है, बस इसका बेसिक्स आपको बताना चाहिए। यहाँ पे होता है भाई इसमें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये जो मैंने फॉर्मेशन बनाई है इसको बोलते हैं नाइबेनकर्न, ये अरेंजमेंट होती है इसकी, ठीक है। ये होता है यहाँ पे फ्लैजिला, फ्लैजिलर मूवमेंट जो हैंडल को करता है स्पर्म, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, जो मोटिलिटी होती है इसकी जैसे होती है। ये हो गई टेल, और इसको बोलेंगे क्या, मिडल पीस, ठीक है। तो ये होता है स्पर्म का डायग्राम। और भाई सीमन जो कि एक मिल्क की लिक्विड होता है, इसका कंपोजिशन पता होना चाहिए। 10% स्पर्म होगा, 60% सेमिनल वेसिकल होता है, और 30% जो होता है प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई और प्यूबर्टी के दौरान जब प्यूबर्टी हिट करता है मेल में, तो उसमें जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है वो मैंने आपको पीछे चैप्टर में भी समझाया था, एलएच और एफएसएच दो हार्मोन रिलीज करता है। एलएच हार्मोन लेडिक सेल को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन ही किसमें मदद करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, ठीक है। जो स्पर्मेटोगोनिया मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, ठीक है, ये अभी मैंने इरेज कर दिया है, वो स्टेम सेल्स भी उनको हम बोल सकते हैं। और एक स्पर्मिएशन टर्म होती है भाई, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यही बता देती हूँ। स्पर्मिएशन इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हेड, हेड का रिमूवल फ्रॉम सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल से हेड का रिमूवल, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। आएगा तो मतलब ये डेफिनेशन ही ऐसे ही पूछी जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है, पता होनी चाहिए। तो भाई क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। तो भाई क्या होगा अब इसका 14th का करेक्ट ऑप्शन, जो मैंने आपको सीरीज बताई है उसके अनुसार। सबसे पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोसाइट था, फिर स्पर्मेटिड था, फिर स्पर्मेटोजोआ था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी। भाई इसमें तो मैं क्या समझाऊं, अब जब मैं आपको बता के आ चुकी हूँ, तो अब ये सीरीज में आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। फिर दो मियोसिस जो है रिएक्शन ये अंडरगो करते हैं, रिडक्शन दो मियोसिस। तो भाई ये तो अब आपको खुद से सीरीज याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्या, 15th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म की वायबिलिटी, यानी कि कितने टाइम तक वो वायबल, का मतलब होता है कि भाई बेसिकली आप बोल सकते हो उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कब तक रहती है, मतलब। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका स्पर्म इज वायबल ओनली अप टू 24 आवर्स, यानी कि स्पर्म वैसे तो वायबल होता है 2 से 3 दिन तक की वायबिलिटी होती है हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे 24 आवर्स है, तो हम इसे करेक्ट करेंगे। ऑन द पीएच पे डिपेंड नहीं करता भाई, मीडियम के मोर एक्टिव नहीं। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म डिटरमाइन नहीं, मोटिलिटी के ऊपर कैसे डिटरमाइन करें, स्पर्म मस्ट बी कांस्टेंट, नहीं गलत है भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक्रोसोम हैज अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग, रिजल्ट गलत है भाई। ये क्या करता है, जो जोना पेलिसुडा लेयर होती है वहां से पेनिट्रेशन, ठीक है, उसको जो हैंडल को करता है। स्पर्म लाइजेंस इन द एक्रोसोम डिजोल्व द एग एनवेलप फैसिलिटिंग, ये ठीक है भाई, जो स्पर्म के लाइजिन्स होते हैं एग्रोसोम में लाइजिन्स प्रेजेंट होते हैं भाई, वो डिजोल्व करते हैं एग के एनवेलप को, जिसकी वजह से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ये गलत है। एक्रोसोम सर्व एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड द ओवम, गलत है भाई, सेंसरी स्ट्रक्चर थोड़ी होगा ये। एग्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर, गलत है भाई, पर बहुत इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन है ये, तो फर्टिलाइजेशन में तो मदद करता है ना। करेक्ट सीक्वेंस बताने स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस के लीडिंग टू फॉर्मेशन, बिल्कुल देखो जो पीछे क्वेश्चन था सेम भाई, सेम क्वेश्चन, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म, सेम क्वेश्चन आया भाई। स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई पीछे तो स्पर्मेटोजोआ था, यहाँ पे स्पर्म में, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमंस में एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू, याद करो पहली मियोटिक 1 डिवीजन हुई थी, उसमें उसके बाद क्या बना था, मैंने आपको बनाकर दिखाया था, प्राइमरी सेकेंडरी सब लिखा था, तो सेकेंडरी तो बना था पहली के बाद, देखो पहली माइटोटिक डिवीजन हुई थी, जिसके बाद प्राइमरी बन गया था, फिर मियोसिस 1 हुई, जिसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटिड बने, फिर स्पर्मेटोजोआ बना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वो सीरीज याद रख लेना, देख लो अभी तक, अगर वो चीज आपने याद रख ली, समझने की चलो छोड़ो, अगर वो सीरीज भी आपको याद है, वो पूरा जो मैंने बताया था बस याद भी कर लिया, तो देखो सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ पहली मियोटिक डिवीजन के बाद मेल स्पर्म डिफरेंशिएटेड, देखो फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन भी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, पीछे बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म, किसके द्वारा ट्रिगर होती है एक्रोसोम रिएक्शन भाई, कैपेसिटेशन नहीं, कैपेसिटेशन तो अलग प्रोसेस हो गया जो मैंने बताया था, रिलीज ऑफ लाइसिन नहीं, इनफ्लक्स ऑफ नहीं, सोडियम का कोई इनफ्लक्स नहीं होता, रिलीज ऑफ फर्टिलाइज, ये ठीक है भाई फर्टिलाइजिन, ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जो एग है वो सिक्रीट करता है फर्टिलिजिन को,
आप याद रखोगे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। एग सिक्रीट करता है फर्टिलाइजिन को ड्यू टू, जिसकी वजह से जो एक्रोजोम होता है स्पर्म का वो एक एंटी फर्टिलाइजिन को सिक्रीट करता है, और ड्यू टू देयर रिएक्शन, इसकी रिएक्शन की वजह से स्पर्म क्या है, अडियर्स टू एग, वो एग के साथ क्या जुड़ जाता है। ठीक है, तो जो एक्रोजोम रिएक्शन होती है वो एक ऐसी रिएक्शन होती है विच अकर्स इन द, जो कि एक्रोजोम में होती है स्पर्म के, एज इट, जैसे ही वो जोना पेलिसुडा जो ओवम की लेयर होती है जब वहां पे अप्रोच करता है तो वहां पे उस दौरान होती है। मैमल्स में जो एक्रोजोम रिएक्शन है वो एक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाई एलुरोनाइडेज, हाई एलुरोनाइडेज और एक्रोजिन, याद रखोगे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, इन दोनों को रिलीज करती है। देयर रोल इन फर्टिलाइजेशन, लेकिन इनका अभी तक जो रोल है फर्टिलाइजेशन में अभी तक इतना क्लियर नहीं है। इट ऑल्सो अल्टर्स एग पैच ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो दैट, ताकि वो जो एग के साथ फ्यूज कर सके बेसिकली स्पर्मेटोज, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखोगे। मिडल पीस जो होता है मैमेलियन स्पर्म का वो पोजेस करता है। मिडल पीस में क्या क्या होता है भाई, बना के इसी जैसे दिखाया था ताकि आपको पता, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल था वहां पे, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है बीच में, डिस्टल सेंट्रियोल था वहां पे, और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था। स्पर्म के पास पहला पार्ट होता है हेड जिसमें एक्रोजोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मिडल पार्ट में, मिडल पीस में क्या होता है भाई, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और एक लॉन्ग और हाईली मोटाइल टेल होती है, यानी कि एक शॉर्ट नेक होती है, मतलब शॉर्ट नेक प्रेजेंट होती है मिडल पीस और हेड के बीच में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, समटाइम उसको हम एज अ मिडल पीस रिगार्ड कर, मतलब भी मान लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल करेक्ट ए ऑप्शन होगा। ठीक है, खाली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करके आना। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भाई कितने फॉर्म हो रहे थे वहां पे, 4 थे, 4 से कितने हुए थे यहाँ पे हमारे पास, वो 2 थे, यानी कि 2 ही तो फॉर्म हुए थे ना, तो 22 का सी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने होते हैं भाई, 46, वो डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देने के लिए, यानी कि 23 की प्लोइडी हो जाएगी। ये 46 था पहले, 2 में स्प्लिट हुआ, 23 और 23 रह गए, राइट। स्पर्मेटिस विच ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस मैच्योर एज अ स्पर्म, यानी कि 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखोगे। अब बात करेंगे भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, जो मियोटिक डिवीजन होती है सेकेंडरी oocyte की वो कंप्लीटेड, वो कब कंप्लीट होती है ये बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कोपुलेशन के दौरान, फॉर्मेशन के टाइम ऑफ फ्यूजन। अब भाई मैं आपको, जब हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया तो भाई इसके रिगार्डिंग अब आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो मैं आपको अब फीमेल वाला समझा रही हूँ। ठीक है, थोड़े से पहले इसके बारे में बेसिक बातें करेंगे डिस्कस। ठीक है, कि कौन से पार्ट क्या होते हैं, जैसे कि हमने मेल में किया था, ताकि इजी हो जाए समझना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओविडक्ट जिसको हम बोलते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। एक होता है भाई यूट्रस। ठीक है, एक होता है मेरे पास क्या, सर्विक्स। एक होता है हमारे पास वजाइना। ठीक है, एक पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो भाई देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आते हैं, ओविडक्ट आता है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है, वजाइना आता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। अब समझो, मैं आपको डायग्राम बना रही हूँ नीचे अच्छा सा, ठीक है, उससे समझेंगे हम। भाई ये भी अच्छा सा तो मैं बहुत बार बोल देती हूँ, अच्छा सा बन नहीं पाता, लेकिन ये क्या बना दिया मैंने। 1 मिनट भाई। भाई काम सा चला लो, ये बन नहीं पा रहा है, बहुत बार कोशिश कर ली है मैंने, अब टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, पर देखो समझना है आपको, तो समझ आ जाएगा, इतना तो आपको आ ही जाएगा। मैं जब आपको बताऊंगी तो क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
देखो भाई, सबसे पहले आप लेयर समझो, सबसे बाहर वाली होती है इसमें पेरीमेट्रियम। उसके बाद हमारे पास कौन सी होती है भाई, ये स्मूथ मसल जो मैंने बना रखा है, मायोमीट्रियम। सबसे अंदर वाली होती है एंडोमीट्रियम, ठीक है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमीट्रियम वॉल का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, ये होती है ओवरी, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां तक ओविडक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये यहाँ पे भाई इसके ये भी पूछा जा सकता है, इसमें होता है कोलमनार सिलिएटेड होती है भाई। ये इसका मतलब क्या होता है, ये जो ओवरी अंदर आती है उसकी मूवमेंट में, ठीक है, यहाँ से ओवरी की भी तो मूवमेंट जरूरी है ना। इसको बोलते हैं, ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। ये होता है एम्प्यूला रीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं इनफंडिलम रीजन। एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है हालांकि आपके। ये फिर अगेन ओवरी, ये होती है फिम्बरी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं फिम्बरी, जो कि इसको ओवरी को मतलब ओवरी को लेने के लिए, मतलब यहाँ पे ओवरी को अच्छे से स्टिक करके अंदर की तरफ अपना मूवमेंट कर सके, इसके लिए होता है, ठीक है। ये जो होती है भाई ये वाली, इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। अंदर ये रीजन होता है, इसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। ये होता है अंदर क्या, यूट्रस या वोम्ब जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे बेबी होता है, ठीक है। इन्वर्टेड पियर शेप का होता है ये पूरी होती है क्या, वजाइना, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल बता दिया, सर्विक्स बता दिया, यूट्रस पता चल गया। ये होती है भाई वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग इसको बोलते हैं। और भाई एक और पॉइंट अभी आप याद रखोगे, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है भाई, बर्थ कैनाल। बच्चे का जहां से जन्म होता है बर्थ कैनाल इसको बोलते हैं, ठीक है। बर्थ कैनाल ये होती है। अब भाई एक फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, मतलब वो वहीं से आप देख लो। वहां पे जो क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस एक होता है भाई इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ये क्लिटोरिस क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब फॉर सेक्सुअल अराउजल भी क्लिटोरिस को बोला जाता है, कि उसके उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे मोन्स प्यूबिस आपको पता है, लेबिया मेजोरा, मतलब पूरा एक डायग्राम वहां पे दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो वहीं से आप उसको देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको मेमोरी ग्लैंड के बारे में यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है, ताकि फिर बार बार हमको जो है समझने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलेंगे फिर हम अपने। देखो मेमोरी ग्लैंड क्या हो गया भाई, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता देती हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो ये जो होता है पार्ट, इसको बोलते हैं एरियोला, ठीक है। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड से बनता है, मेमोरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड से। यहाँ पे होता है ये होता है एरियोला, ये होता है अंदर सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, और इसको बोलते हैं निप्पल, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक था, मैंने बेसिक बता दिया आपको इसका। उसके बाद देखो भाई, अब मैं इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ। ये भाई क्योंकि पहले बेसिक का ही पता होना चाहिए, तभी थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव कर पाते हैं अच्छे से। अब आपको ये इसका बेसिक सा बिल्कुल छोटा सा डायग्राम समझ आ गया है, तो अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लेक्स डायग्राम की। मैं एक में ही आपको बना के दिखा दूंगी, यहीं से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। भाई ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होगा एक्चुअली, ठीक है। मैंने थोड़ा फ्लो में ऐसे ही बना दिया है। देखो भाई
ये होती है एल्वियोली, जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली का क्या काम होता है भाई, मिल्क, ठीक है, फॉर मिल्क, यहाँ पे इसके बीच में मिल्क का सिंथेसिस होता है ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली में, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। ये होते हैं एडिपोज टिश्यू, ये वाले जो होते हैं इसको बोलते हैं क्या, एडिपोज टिश्यू होते हैं ये कितने होते हैं भाई, जो ये मेमोरी लोब इनको बोला जाता है मेमोरी लोब। कितने होते हैं भाई, 15 से 20 होते हैं, ठीक है, 15 से 20 होते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, जो एक और यहाँ पे नीचे की तरफ बना होता है भाई ऐसे ही, इसको बोला जाता है प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है भाई, प्रोलैक्टिन। मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे ये क्या होती है, जो ये ऐसे ये सारी वायर, मतलब वायर कह रही हूँ सॉरी, ये जो एक साथ जुड़ती हैं इसको बोला जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है इसको, मेमोरी ट्यूब्यूल। उसके बाद एक डक्ट यहाँ पे जो जो इससे जुड़ती है, इन सभी को जो जोड़ देती है उसको बोला जाता है मेमोरी डक्ट। मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ, मेमोरी डक्ट। उसके बाद ये वाला जो रीजन हो गया जहाँ पे सारी जुड़ गई है, इसको बोला जाता है मेमोरी एम्प्यूला। भाई अगेन कह रही हूँ, सीरीज में याद रखोगे। ये जो फिर यहाँ पे आ गई इसको बोला जाता है लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि सारे मिल्क को लेकर आए हैं, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल इसका बोला जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है मिल्क इजैकुलेट हो जाता है। तो भाई देखो अगेन ये भी आपको सीरीज में याद रखना पड़ेगा। पहले क्या था, मेमोरी लोब, फिर आया मेमोरी ट्यूब्यूल, पहले लोब है, फिर ट्यूब्यूल है, फिर डक्ट है, फिर मेमोरी एम्प्यूला, फिर लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल है। ये आपको सीरीज में याद रखना पड़ेगा भाई, ये भी, ठीक है, ऐसे ही आप इसको नहीं छोड़ोगे। और भाई अब मैं आपको oogenesis यानी कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या था, स्पर्म की फॉर्मेशन वाला, जो कि मैंने आपको मेल में बता दिया था, हम पढ़ चुके हैं। भाई मैं यहीं पे आपको oogenesis भी बता रही हूँ, ओवम की फॉर्मेशन, ठीक है। रिगार्डिंग देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मैंने आपको मोस्ट ऑफ द डायग्राम के साथ चीजें बता दी हैं, ठीक है। बाकी अब भाई जिस प्रकार के PYQ आएंगे उसमें भी हम थोड़ा बहुत सीख लेंगे, जो भी कुछ आएगा। ये मेरी इरेजर इतनी छोटी कैसे हो गई, देखो oogenesis बोला जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम क्या मतलब होता है, oogenesis होता है। भाई यहाँ पे देखो, ऐसे ही होते हैं वो साइड में, ये 2 3 ऐसे पूरे, ठीक है। तो देखो ये जो अंदर वाला रीजन होता है भाई, इसको बोला जाता है मेड्यूला, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या, ऊगोनियम। ऊगोनियम होता है, जैसे पीछे स्पर्मेटोगोनियम था, ये 2N यानी कि स्टेम सेल, जिससे आगे फर्दर ओम वगैरह बनता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, जो ये आपको दिख रहे हैं ऐसे, इसको बोला जाता है ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स इसको हम बोलते हैं। और ये क्या होता है, प्राइमरी फोलिकल होता है बेसिकली। हाँ ये पहले ये तो समझ लो कि ये क्या, ये फीटस की ओवरी है भाई। एक जो फीमेल फीटस होती है, यानी कि जब माँ के पेट में बच्ची होती है, उसकी ओवरी बता रही हूँ मैं। ये ओवरी, oogenesis का प्रोसेस भाई मैं आपको बता दूं, फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है एक फीमेल में, ठीक है, ओवरी की फॉर्मेशन का। हालांकि वो क्या हो जाता है वो आगे बताऊंगा मैं, चलो कोई बात नहीं। फोलिकुलर आर्ट्रीसिया हो जाता है, मतलब कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे, सीरीज में ही पढ़ते हैं, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती। फीटस ओवरी, ठीक है, फीटस ओवरी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये ग्रेनुलोसा सेल्स हो गए, प्राइमरी फॉलिकल हो गई, ऊगोनियम होता है, ठीक है। ये पूरा कोटेक्स रीजन है, अंदर वाला क्या है, मेड्यूला है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद भाई जो ये ऊगोनियम होता है, ये ऊगोनियम क्या करता है, माइटोसिस अंडरगो करता है, माइटोसिस यानी कि डिविजनल, ठीक है। इससे क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बन जाता है। ऊगोनियम से प्राइमरी oocyte बनता है, 2N की प्लोइडी वाला। उसके बाद भी होती है मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी भाई स्टेज पे। मियोसिस 1 क्या है, स्टार्ट हो जाएगी, और वो क्या बना देगी, प्राइमरी oocyte बना देगी। यहाँ पे क्या था, प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte यानी 2N में। लेकिन मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई, लेकिन ये जो प्रोफेज 1 आती है वहां पे स्टॉप एट प्रोफेज 1। आपको पता होगा कि ये वहां पे फेजेस होते हैं मियोसिस में। मैंने अब सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ते और मैंने बताया था एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। यानी प्रोफेज सबसे पहला, फिर मेटा, फिर एना, फिर टेलोफेज, ये 4 फेज होते हैं भाई। तो प्रोफेज स्टार्ट तो हो गई, लेकिन प्रोफेज 1 में ये स्टॉप हो गई, तो आगे क्या कुछ बनेगा थोड़ी, वही चीज रही। प्रोफेज 1 में क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, पार्चुरेशन ऑफ फीमेल, फीमेल जो है क्या आ गई, मतलब उसका डिलीवरी हो गई। पार्चुरेशन ऑफ फीमेल, फीमेल की यानी फीमेल की डिलीवरी हो गई। उस दौरान एक कंडीशन अंडरगो किया इसने, फोलिकुलर आर्ट्रीसिया। आर्ट्रीसिया क्या क्या, फोलिकुलर आर्ट्रीसिया। इसमें क्या हुआ भाई,
ये फॉर्मेशन खत्म हो गई थी, तो मतलब उस दौरान काफी सारे मिलियंस ऑफ मतलब ओवरीज जो हैं, ओवम जो है प्रोड्यूस हो चुके थे, मतलब उस दौरान प्रोड्यूस हुए। लेकिन फिर ये प्रोसेस पूरा बंद हो गया जब मतलब फोलिकुलर आर्टरीसिया के कंडीशन में क्या होता है, जब फीमेल उस दौरान होती है तो वो ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह कुछ भी, मेंस्ट्रुएशन कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो 12 से 14 साल की उम्र में आती है, यानी जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, जैसे मेल में प्यूबर्टी हिट किया, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगता है, उसकी आवाज भारी होती है, हाइट बढ़ती है, ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ होती है, सब कंडीशन होती है। तो 12 से 14 साल की उम्र में जब एक लड़की आती है, प्यूबर्टी हिट करती है, उस दौरान तक 60 से 80 हजार तक फॉलिकल्स या ओवरीज वहां पे बचती है, बाकी सारी खत्म हो जाती है। उसी कंडीशन को बोला जाता है फोलिकुलर आर्टरीसिया। तो भाई अब यहाँ पे जब वो रुक गई थी, स्टॉप मियोसिस 1 जो है प्रोफेज 1 पे स्टॉप हो गई थी, अब वो कंटिन्यू होगी। यहाँ पे वो क्या होती है, कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या होगी, कंटिन्यू होगी हमारे पास। ये होता है भाई मल्टी लेयर, क्या बोलते हैं इसको, मल्टी लेयर लेयर्ड ग्रेन्युलोसा। जो पीछे ग्रेन्युलोसा था ना, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी ग्रेन्युलोसा सेल्स की। ये जो कवरिंग होगी इसकी बाहर की, इसको बोला जाता है थेका सेल्स। यानी कि ये क्या बन गई भी, सेकेंडरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल बन गई थी वहां पे, ये क्या है हमारी सेकेंडरी फोलिकल आगे बन गई। उसके बाद मियोसिस 1 यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, यानी जो प्राइमरी ऊ साइड था भाई, यानी 2 एनप्लॉइडी वाला जो वहां पे रुक गया था, ये मियोसिस 1 करेगा। इससे क्या बनेगा, एक तो भाई बन जाएगा एन, यानी सेकेंडरी ऊ साइट, अच्छा खासा सेकेंडरी ऊ साइट बनेगा। और एक बन जाएगी पोलर बॉडी एनप्लॉइडी वाली, एक बनती है भाई पोलर बॉडी, एक बनता है सेकेंडरी ऊ साइट। ठीक है, यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगी मियोसिस 1 ड्यूरिंग दिस। तो इससे क्या बनेगा आगे, टर्शरी फोलिकल बन जाता है भाई, टर्शरी फोलिकल बन जाता है। ये मैं बना के दिखा देती हूँ, ये भी आपको वही ऐसे, मतलब इस साइड में ये होता है, ये लेयर्स होती हैं यहाँ पे, बस ये लेयर 2 हो जाएंगी। इसमें क्या होता है भाई, ये एक एंट्रम हो जाता है। टर्शरी फोलिकल में क्या होता है, एंट्रम यानी कि फ्लूइड होता है बेसिकली। यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि यहाँ पे बनी थी, अभी मियोसिस 1 कंप्लीट होती फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बन गई। ये हो गया सेकेंडरी साइट जो कि हमारे पास वो बना था, अभी मैंने दिखाया था। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अंदर थेका इंटरना, मतलब 2 प्रकार के हैं, और ये थेका एक्सटर्ना, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर्स आ गई अब इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, ये ग्राफियन फॉलिक्यूल में मैच्योर हो जाते हैं। ग्राफियन फॉलिक्यूल यानी कि मियोसिस 2 यहाँ पे कंप्लीट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मेटाफेज 2 पे स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे भी वही काम हुआ, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई भाई, पीछे प्रोफेज 1 में स्टॉप हो गई थी, इसमें जो है प्रोफेज 1 कंप्लीट कर दिया, लेकिन मेटाफेज में रुक गई। मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 प्रकार के, मेटाफेज 2 में ये वहां पे रुक गई। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है oogenesis का प्रोसेस। मैं उम्मीद करती हूँ भैया अब आपको ये कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दी, बाकी जिस जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। मैंने आपको काफी सारा मतलब फीमेल से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड बहुत कुछ बता दिया अभी। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, 23rd क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एट द टाइम जब फ्यूजन होता है एक स्पर्म का ओवम के साथ, अभी देखा उस दौरान सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होती है भाई। जो सेकेंडरी oocyte थी जो कि मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मेटाफेज 2 पे रुक गई थी, अब वो कब कंप्लीट होगी भाई, फर्टिलाइजेशन के दौरान, फ्यूजन के दौरान कंप्लीट होती है भाई। एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है हमारे पास, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, उस दौरान वो क्या हो जाती है भाई, कंप्लीट हो जाती है, ये याद रखो आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड जो पोलर बॉडी बनी थी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर, मतलब कि सेकंड पोलर बॉडी का बाहर निकलना है एग से, एग न्यूक्लियस से अकर कब होता है भाई, ये कंडीशन कब होती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले होता है बेसिकली, लेकिन स्पर्म के एंटर करते ही सेकंड पोलर बॉडी जो है उसका एक्सट्रूजन हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही, बिफोर एंट्री नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, अब करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करनी है भाई स्पर्म सेल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मैंने बताया था सीरीज याद रखोगे, और देखो हमारे पास यहाँ पे सीरीज आ भी गई है, तो आप इसको दिमाग में रखोगे। क्या थी, बी थी सेमिनिफेरस ट्यूबिल, तो इसका वैरायटी वासा, बिल्कुल वही, इजैकुलेटरी, यूरिथ्रा, ये सीरीज आप याद रखोगे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अब मैं इसके बारे में आपको एक वर्बली थोड़ा सा बोल के बताना चाहूंगी, जिससे और क्लैरिटी मिले, क्योंकि मैंने लिख के डायग्राम सही तो मैंने बहुत सी चीजें क्लियर कर दिया, थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी रह सकती है
टॉपिक में, तो भाई वो बार बार पढ़ने पर ही क्लियर होगा, एक बार सुनते ही नहीं होगा। तो एक बार और सुन लो, जो एक्सट्रूजन होता है सेकंड पोलर बॉडी का एग न्यूक्लियस से, वो कब होता है? स्पर्म की एंट्री के बाद सेकेंडरी oocyte में, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले जो एंट्री होगी स्पर्म की ओवम में, वो क्या इंड्यूस करती है भाई? मियोटिक डिवीजन के कंप्लीशन को, सेकेंडरी oocyte के मियोटिक डिवीजन के कंप्लीशन को इंड्यूस करती है। जो एंट्री होगी स्पर्म की, उसकी वजह से क्या हो जाता है भाई? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एक होता है पीएफ, वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को टर्न ऑन कर देता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक सेल तो जो है सेकेंडरी oocyte बनता है और दूसरा सेल क्या बन जाता है भाई? फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte। उसके बाद मियोसिस 2 के साथ क्या करेगा? कमेंस करेगा, जो कि मेटाफेज में रुक जाता है, मैंने बताया था, और वो कंटिन्यू बिना फर्टिलाइजेशन के नहीं करता। जब फर्टिलाइजेशन होगी तभी वो आगे कंटिन्यू करता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान मियोसिस 2 कंप्लीट होती है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूं अब कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? द फिगर, ये फिगर है भाई, बिल्कुल वही जैसे हमने पीछे किया था। तो भाई इसका करेक्ट बताना आप, मैंने कहा था कि डायग्राम आपको ध्यान रहना चाहिए। बी इनफंडिबुलम होता है ये, थर्ड वाला ऑब्वियसली आपको पता होगा। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे हमारे पास ये करेक्ट फिम्बरी, फिफ्थ क्या है? सर्विक्स, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो आपको डायग्राम याद रखना है। पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, वो पार्ट बताना है फेलोपियन ट्यूब का जो कि क्लोजेस्ट होता है किसके? ओवरी के। ओवरी के क्लोजेस्ट कौन सा भाई? फेलोपियन पार्ट का ट्यूब। आपने डायग्राम देखा है, इनफंडिबुलम होता है, यहीं पे देख लो भाई, इनफंडिबुलम कहाँ पे था? ये रहा इनफंडिबुलम। ठीक है, ओवरी यहाँ पे होती है और ये इनफंडिबुलम इसके क्लोजेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कोज रिलीज ऑफ, कौन सा हार्मोन लेवल जो है रिलीज ऑफ ओवम यानी ओवुलेशन कोग्राफियन फॉलिकल से, मतलब क्या करता है? उसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है ये? तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कंसर्न, अगर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम होता है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन नहीं भाई, हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए, गलत है। हाई कंसंट्रेशन प्रोजेस्टेरोन की गलत है भाई, लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है भाई, जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको स्पेस मिल सके फर्टिलाइजेशन वगैरह इम्प्लांटेशन के लिए। मैच करना है भाई इसको, जो भी हमारे पास दे रखा करे, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा होगा वो बताना है। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भाई क्या करता है? ह्यूमन क्रोनियक गोनेडोट्रोफिन एससीजी हार्मोन को का सिक्रेशन बढ़ा देता है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है भाई? जियोना पेलिसुडा, लेयर ऑफ ओवम। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लुब्रिसेशन मैंने लिखवा दिया था, और ये क्या होता है? एंड्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का सेकंड है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट का सेकंड ये रहा है। देखो एक भी आपको पता होता, देखो ऐसे आप मैच कर सकते हो, और ये सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा कोई नई बात नहीं किया अभी हमने यहाँ पे। देखो भाई करेक्ट सीक्वेंस बतानी है इवेंट्स की, कौन सी होंगी, सबसे स्टार्टिंग में कौन सा होता है, ठीक है, वो बताना है। तो भाई गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले, ठीक है, गैमेट ट्रांसफर, ये भी ठीक है भाई, पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट बनते हैं, फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा, डन। फिर होती है भाई सिनगैमी, बिल्कुल ठीक है भाई, सिनगैमी यानी कि जायगोट, और वो मतलब जायगोट बनना, उसको बोलते हैं भाई सिनगैमी। एक मेल और एक फीमेल गैमेट जब मिलता है जायगोट बनता है, सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी के बाद क्या होता है भाई? यहाँ पे सिनगैमी हो गई, उसके बाद जायगोट, बिल्कुल ठीक है। फिर सेल डिफ्रेंशिएशन, गलत है भाई, सेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता उसके बाद। ये यहाँ पे यहीं पे गलत कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे नहीं जब हमारे पास नहीं। गैमेटोजेनेसिस ठीक है, गैमेट ट्रांसफर ठीक है, सिनगैमी ठीक है, जायगोट ठीक है, जायगोट बन गया, यानी 2n की प्लोइडी वाला। फिर होगी भाई सेल डिवीजन, बिल्कुल ठीक है, यानी क्लीवेज होती है। फिर होता है सेल डिफ्रेंशिएशन, बिल्कुल ठीक है। फिर होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ये ही करेक्ट है हमारे पास। और भाई अब इससे रिलेटेड मैं डायग्राम के साथ आपको समझाना चाहूंगी। ये इम्प्लांटेशन के इवेंट्स पूछे थे हमसे, ठीक है, और ये इवेंट फिर से सीक्वेंस वाइज याद रहना चाहिए, लेकिन अब मैं इसको भाई डिटेल में बताने वाली हूँ डायग्राम के साथ अगेन। इम्प्लांटेशन होता है भाई, इसमें क्या होता है देखो, ये स्पर्म आता है जिसकी प्लोइडी 23n की होती है, ये ओवम है 23 के साथ, ठीक है। ये क्या करेगा भाई? जायगोट बना लेगा, ऑब्वियसली जायगोट बना लेगा 46 क्रोमोसोम का। 23 प्लस 23 कितने हो गए? 46 हो गए, 2n बन गया। ये भाई बाहर इसके जोना पेलिसुडा लेयर होती है, तो ये याद रखोगे आप, जोना पेलिसुडा लेयर, ठीक है, ये जायगोट बन गया। उसके बाद इसने माइटोटिस किया भाई, डिविजनल अपनी क्लीवेज बनता है, मतलब एक क्लीवेज भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होगा? ये दो में ऐसे जो है
ये ऐसे बन जाएगा कुछ, ठीक है। दोनों के साइड 46 होंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुई है, माइटोसिस हुई है। अगेन जोना पेलिसुडा भाई हर एक में रहेगी, याद रखोगे जोना पेलिसुडा लेयर हर एक में अभी तक, ठीक है। 46 इसने भाई मियोसिस किया, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी। फिर इसके बाद रिडक्शन डिवीजन में क्या होगा भाई, 4 में ये डिवाइडेड हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमर्स। और जोना पेलिसुडा अभी भी है, ठीक है, ब्लास्टोमर्स में बन गया, ये इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो ब्लास्टोमर्स, ठीक है। उसके बाद भाई अगेन मियोसिस करते हैं, और ये 8 से 16 सेल स्टेज बन जाती है। 8 से 16 सेल्स जिसको बोलते हैं मोर्यूला। ब्लास्टोमर 4 स्टेज की होती है, और 8 से 16 जब होते हैं उसको बोला जाता है मोर्यूला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, ये ऐसे जो है फॉर्मेशन होती है अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, ट्रोफोब्लास्ट, ये जो होते हैं भाई इसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, या फिर इसका नाम हो सकता है भाई एम्ब्रियोब्लास्ट भी आप इसको बोल सकते हो, एम्ब्रियोब्लास्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास याद रखोगे, इनर सेल मास। अंदर ग्लूकागोन होता है, हार्मोन, ठीक है। और ये जो ये ग्लूकागोन हो गया, ब्लास्टोकोइल बोलते हैं, ब्लास्टोसेल की जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोकोइल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो प्रोसेस बनता है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला जाता है भाई, इसको ब्लास्टोसिस्ट होता है। एक बात और मैं बता देती हूँ, जो 7th डे होता है उस तब इम्प्लांटेशन होती है बेबी की, ठीक है। 7th डे में क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है। और 8वें दिन HCG का रिलीज होता है। HCG क्या होता है भाई, ये मेंटेन करता है जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ना, जहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। अगले 3 महीने मतलब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में HGC रिलीज होता है 8वें दिन, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन रखता है। और जब सेकंड वीक आता है फर्टिलाइजेशन का, उस दौरान जो ये ट्रोपोब्लास्ट मैंने यहाँ पे बनाया था, जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, इनर सेल मास भी बोल सकते हैं, ये 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है भाई, जो कि अभी आप हमारी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं दे रखा, हालांकि ये 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई थोड़ा सा, मैं आपको प्लेसेंटा के बारे में बताने वाली हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा भाई प्लेसेंटा के बारे में भी यहीं पे समझ लेते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी में पाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, फॉर्म होता है। यहाँ पे एक HCG और दूसरा HPL, याद रखोगे। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये पीछे मैंने लिखा, मतलब हमारे पास आया भी था। HPL का मतलब है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। क्या होता है इस दौरान, मतलब प्लेसेंटा के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है रिलीज होते हैं। 2 हार्मोन हमारे पास जो होते हैं प्रेगनेंसी के होते हैं, और ये मेजरली प्रोजेस्टेरोन, मेजरली ओवरऑल इंक्रीज होता है हार्मोन के प्रोडक्शन में एक प्रेग्नेंट वुमन में। जैसे थायराइड हार्मोन भी बढ़ेंगे, प्रोलैक्टिन भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई फीटस भी उससे अटैच हो चुका है। एंड प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का एंड आता है तो उस दौरान एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। मैं इसका डायग्राम बता रही हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे भैया कि ये योक सैक होती है, ठीक है। तो देखो योक सेल होती है, ये इतना याद, एक यहाँ पे बाहर की लेयर भी होती है, ठीक है। इससे इसको बोला जाता है क्या, कोरियोनिक विलाई बोला जाता है इसको भाई। ये बीच में जो फ्लूइड होता है ये अमनियोन होता है, एमनियोन। यहाँ पे क्या होता है, एपिब्लास्ट होता है, ठीक है, जो आगे फर्दर फॉर्मेशन में होता है। यहाँ पे होता है एक नीचे की साइड हाइपोब्लास्ट। देखो भाई मैं आपको बताऊं, 3rd वीक जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उस दौरान जो हाइपोब्लास्ट मैंने बताई है डिस्ट्रॉय हो जाए। किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो एपिब्लास्ट के सेल्स होते हैं, एपिब्लास्ट के सेल्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, और मीजोडर्म बन जाते हैं इन दोनों के बीच में। और मैं आपको बताऊं, ये जो एमनियोन बोला है ना, एमनियोटिक फ्लूइड होता है भाई, ये बहुत जरूरी होता है जब अमोनिया सिंथेसिस करवाने जाते हैं लोग, यानी कि लिंग जांच बेसिकली जब करवाते हैं, तो उस दौरान कैसे किया जाता है, वो अमनियन फ्लूइड थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है प्लेसेंटा से, और उससे फिर जो है पता लगाया जाता है कि जेंडर क्या है। और इवन भाई देखो, ये तो हो गया इसका गलत इस्तेमाल, लेकिन एक अच्छा यूज भी होता है इसका। जैसे हमारे यहाँ तो अभी इसको लीगली बैन कर रखा है अमीनियो सिंथेसिस को, कि भाई अगर कोई डिसऑर्डर हो फीटस को पहले ही, मतलब कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाए, तो उसकी पुष्टि भी पहले हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक इसका काम हो सकता है। तो अब देखो मैंने ये इम्प्लांटेशन का भी बता दिया, प्लेसेंटल भी बता दिया, थोड़ा फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग भी बता दिया। अब हम क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नो न्यू फॉलिकल्स, कोई भी नया फॉलिकल जो है डेवलप नहीं होता ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्यों, देखो भाई 3 फेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन के, ठीक है, आप जानते होंगे
क्यों फॉर्म नहीं होता? क्योंकि भाई उस दौरान एफएसएच और एलएच का लेवल लो होता है ल्यूटियल फेज में। भाई ल्यूटियल फेज के दौरान एलएच और एफएसएच जो दो हार्मोन होते हैं उनका लेवल कम होता है। एलएच सर्ज कब होते हैं भाई? जो 14th डे होता है ना मेंस्ट्रुएशन का, उस दौरान एलएच जो अपनी पीक पे होता है उसी दिन ओव्यूलेशन भी होती है। ठीक है, फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन ओवरी आफ्टर, भाई ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल्स रहते हैं। एफएसएच लेवल हाई तो होता है नहीं, लो होता है भाई, और लो ही किसका होता है? एलएच का लेवल होता है। डिफरेंस बताना स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन के बीच में। स्पर्मिएशन भाई मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटेड फॉर्म्ड, स्पर्मेटो जो कैसे फॉर्म होते हैं? गलत है, स्पर्मेटेड फॉर्म नहीं होते, गलत। फॉर्मेशन तो होते ही नहीं स्पर्मेशन में। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। एम्प्लॉयडी वाइल स्पर्मेशन में स्पर्मेटोजोआ रिलीज, बिल्कुल ठीक भाई। क्या मैंने ये आपको डेफिनेशन बताई नहीं थी? बताई थी, और मैंने कहा था याद भी रखोगे, इसी बस एक यही चीज इसमें पूछी जाएगी और कुछ नहीं है। वेयर इंफॉर्मेशन, गलत भाई, फॉर्मेशन तो होती नहीं। मैच करना आइटम्स गिवन, कॉलम 1 में जो आइटम दे रखे हैं कॉलम 2 के साथ उनको मैच करना, और करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है वो सेलेक्ट करना है। 35 हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये होगा भाई ये सेक्रेटरी मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुएशन के दौरान मैंने आपको बताया था जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है भाई उसका ब्रेकडाउन होता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल। फिर आता है भाई प्रोलिफरेटिव फेज, इस दौरान फॉलिकल्स बनते हैं। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है डिवीजन होना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी फॉलिकल्स प्राइमरी सेकेंडरी बनते हैं। फिर हमारे पास ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, फिर उसका रप्चर होकर भाई ओवम रिलीज होता है। उसके बाद वो अपनी क्या बोलते हैं इसको, लास्ट में कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। ये पूरा सीरीज होती है। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी फेज होता है, उसको हम ल्यूटियल फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमंस में प्रैक्टिकली वो फिजिबल होती है, ओनली फिजिबल, यानी कि कब काम देती है, मतलब कब वो जो है फीवर में होती है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो जाए वजाइना में जस्ट आफ्टर रिलीज, आफ्टर नहीं भाई, रिलीज होने के बाद नहीं, रिलीज हो गया तो फिर स्पर्म ट्रांसफर टू एम्पिलरी रीजन। मैं आपको बता दूं भाई, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो जो एम्पिलरी रीजन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, वहां पे होती है फर्टिलाइजेशन। इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल ठीक है भाई। एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स का नहीं भाई, फैलोपियन ट्यूब का होता है। इनटू सर्विस विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओव, नहीं ये भी नहीं। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है हमारे पास। जो वर्ड एम्पुला है वो डिराइव किया गया था लैटिन वर्ड फ्लास्क से। ये जो है सेकंड पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का, और इंटरमीडिएट डायलेटेड पोर्शन भी है जो इमीडिएटली क्या होता है, कर्व्स, मतलब ओवरी को, मतलब उसके ओवरी के ऊपर होता है। ठीक है, ओवरी को जो अपना लेके आगे ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज कॉमन साइट ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की कॉमन साइट होती है, जो ओवम और स्पर्म दोनों साइमल्टेनियसली यहीं पे ट्रांसफर होते हैं। कहाँ पे ट्रांसपोर्टेड होते हैं? एम्पिला में, याद रखोगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई कौन सी होगी। एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स, बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था सर एफएसएच और एलएच। एलएच ट्रिगर करता है, बिल्कुल ठीक है भाई। एलएच सर्ज, एलएच जो है जब अपनी पीक पे होता है तो उस दौरान ओव्यूलेशन होता है। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली, गलत है भाई। फ्लोलिकुलर फेज के दौरान ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं होते, ग्रेजुअली बढ़ते हैं। ये पहले कम होते हैं फिर बढ़ते जाते हैं, डिक्रीज नहीं होते। एलएच ट्रिगर करता है सिक्रेशन एंड्रोजन की फ्रॉम, बिल्कुल ठीक है, ये बताया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड, गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन सी ऐसी सेल है जो नॉर्मली डिप्लॉयड होती है, यानी 2n की प्लॉयडी होती है? तो भाई ये तो मैं दोनों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्या आएगा? स्पर्मेटिड n होती है, स्पर्मेटोगोनिया n, सेकेंड पोलर बॉडी n। प्राइमरी जो पोलर बॉडी होती है भाई उसकी जो है कैसी प्लॉयडी होती है? नॉर्मली वो डिप्लॉयड होती है गैमेटोजेनेसिस के दौरान। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से कौन सा एसोसिएटेड नहीं होता ह्यूमन फीमेल में? ओव्यूलेशन कब होता है भाई? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है। मैंने बताया था जब एलएच जो है अपनी पीक पे होता है, मतलब एलएच सर्ज भी उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कब होता है भाई? इज नॉट मतलब ओव्यूलेशन से एसोसिएटेड नहीं होता। फुली डेवलप ग्राफियन फॉलिकल भाई फुली डेवलप्ड हो जाता है। मैं आपको बता दूं जब ग्राफियन, जो मैं पीछे ओवोजेनेसिस पढ़ा रही थी, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, रप्चर होके वहां से वो टूट के ओवम का रिलीज होता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या? एलएच सर्च पे होना चाहिए, लेकिन एस्ट्राडोइल ये गलत है भाई। जो ओव्यूलेशन जो है वो मिडल ऑफ साइकिल के बीच में यानी अबाउट 14th डे पे होती है, और इस फेज के दौरान ड्यूरिंग दिस फेज इंक्रीज इन द जो ओस्ट्रोजन का लेवल है, ओस्ट्रोजन हार्मोन का, वो रैपिडली इंक्रीज होता रहता है, और एलएच का सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कोल्ड, जिसको बोलते हैं एलएच सर्च, जो मैं इतनी देर से बोल रही थी, जो इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को, रिलीज कर देता है ओवम को। ठीक है भाई, इन ह्यूमन फीमेल्स
इसमें जो मियोसिस 2 है इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, कब तक कंप्लीट नहीं होती भाई, फर्टिलाइजेशन तक। मैंने आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन आ चुका है अब इसका। प्यूबर्टी के दौरान तक आप सोचोगे भाई प्यूबर्टी आएगा, नहीं भाई, प्यूबर्टी तो मियोसिस 1 के लिए थी। मियोसिस 1 याद रखोगे, मियोसिस 1 है तो प्यूबर्टी, 2 आएगी तो फर्टिलाइजेशन। सेलेक्ट करना करेक्ट ऑप्शन जो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी एक नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में। कौन सा आएगा भाई करेक्ट ऑप्शन, हाई लेवल ऑफ थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, करेक्ट ऑप्शन है ये। हाई लेवल ऑफ फैसिलिट इम्प्लांटेशन, HCG मैंने बताया था, और HPL भी यहाँ पे हो सकता है, स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने प्लेसेंटा के बारे में बताया था ताकि आप हाई लेवल स्टिमुलेट थिकनिंग, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग का काम नहीं होता भाई इसका, ठीक है। सिंथेसिस ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सिंथेसाइज करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन का आगे काम होता है कि वो एंडोमेट्रियम की वॉल को थिकनिंग दे, अच्छी खासी जो कुशन प्रोवाइड करे। तो भाई इसी के साथ जो हमारे PYQs इस चैप्टर के फिनिश हो गया। मैंने आपको पूरा चैप्टर भाई कवर करा दिया, मतलब ऑलमोस्ट 80% चैप्टर जो है मैं थोड़ा सा कवर कराने की मैंने कोशिश की है क्वेश्चन के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई आपको ये चीज आपको चैप्टर समझ आया होगा, PYQ समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।